हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर वोल्केनिसिटी का पार्ट नंबर 3। इसमें हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वोल्केनिसिटी वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लास्ट चैप्टर में हमने क्योट कोन तक पढ़ा था। ये जो है हमारा टोपोग्राफी हम पढ़ रहे हैं कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके बाद जो हमारे टोपोग्राफी जो हमारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या था? फर्स्ट हमारा था कोन। तो कोन में बहुत सारे टाइप्स के कोन बन रहे थे, तो वो सब हमने देखा था। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो सेकंड टोपोग्राफी फॉर्म्ड होती है क्रेटर, उसके बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको नोट चाहिए या फिर पहले जो भी हमने पढ़ा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में या फिर कार्टोग्राफी में, सबके लिए लिंक गिवन है, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। ओके, क्रेटर क्या होता है? A large cavity is formed on the upper or top of the volcanic cone due to subsidence or explosion। देखो होता क्या है कि जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, तो वो एक कोन टाइप का होता है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो। लेकिन जो उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इरोड करता है। ओके, जब वहाँ पे इरोजन होता है तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, और उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं? उस गड्ढे को हम क्रेटर कहते हैं। ओके, बस यही है हमारा। देखो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का क्रेटर फॉर्म्ड होता है हमारा। देखो ये हिंदी में बुक है, ये देखो इस तरह का क्रेटर फॉर्म्ड होता है और ये क्रेटर लेक है। ओके, क्रेटर लेक भी बनता है और ये इस तरह का क्रेटर हमारा बनता है। इसकी जो हाइट है उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितने की आगे जो हमारा कैल्डेरा आएगा उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, अब उसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो कैविटी बनती है, जो गड्ढा बनता है, जैसे कि ऐसा वोल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, अब ऊपर का जो पार्ट है वो इरोड होएगा और ये इरोड होएगा और जो अंदर का पार्ट है वो धीरे धीरे क्या होगा, सब्सिडेंस करेगा। ठीक है, नीचे एक्सप्लोज करेगा, नीचे धंसता जाएगा तो क्या होगा, तो एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा। ये इस तरह का गड्ढा बन जाएगा और ये भी धीरे धीरे इरोड करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये इस तरह का अगर बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस तरह का एक फॉर्म्ड हो गया। तो ये होता है क्रेटर। और कभी कभी क्या होता है कि जो क्रेटर है इसमें पानी भर जाता है, जिसको हम क्रेटर लेक कहते हैं। ओके, दिस फनल शेप्ड कैविटी इज कॉल्ड अ क्रेटर। इसी कैविटी को, इसी गड्ढे को हम क्रेटर कहते हैं, फनल शेप्ड का होता है। ओके, यूजुअली सर्कुलर एंड इट्स डायमीटर कैन रेंज फ्रॉम अबाउट 800 मीटर्स टू अ फ्यू किलोमीटर्स एंड डेप्थ कैन बी फ्रॉम 150 मीटर्स टू 900 मीटर्स। यूजुअली क्या होता है, ये सर्कुलर होता है और सर्कुलर होने के साथ साथ सर्कल में हमारा डायमीटर होता है। तो डायमीटर क्या होता है, 800 मीटर से कुछ किलोमीटर्स तक होते हैं। और जो इसका डेप्थ होता है, जो इसकी गहराई होती है, वो 150 मीटर्स से 900 मीटर्स तक की होती है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी गहराई कितनी होती है। Many times many small cones and their small craters are also formed in the big crater। अब एक बड़ा सा अगर क्रेटर बन चुका है, ठीक है, तो उसी बिग क्रेटर में छोटे छोटे स्मॉल कोन्स भी बन जाएंगे और छोटे छोटे क्रेटर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक ऐसा छोटा सा क्रेटर हो गया, ठीक है, ये छोटा सा, और अगर एक बड़ा सा क्रेटर बन गया तो इसमें छोटे छोटे क्रेटर्स और या फिर कोन बन सकते हैं ना, जगह है तो इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे। A lake formed by filling of water in the mouth or crater of a calm volcano is called a क्रेटर लेक। देखो क्रेटर लेक जिसमें पानी भर जाता है ना, जिस क्रेटर में, वो क्या होता है, वो क्रेटर लेक बन जाता है। और यहाँ पे जो वोल्केनिसिटी होती है, जो वोल्केनो होता है, वो काम हो जाता है, वो शांत हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल है हमारा क्रेटर का, क्रेटर लेक इन द स्टेट ऑफ ऑरिगन इन वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। जो हमारा वेस्टर्न यूएस है वहाँ पे एक क्रेटर लेक है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ ऑरिगन, जो ऑरिगन का स्टेट है वहाँ पे एक क्रेटर लेक है, जो कि एग्जांपल में हमारा दिया हुआ है कि जो हमारा क्रेटर लेक है वो हमारे वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए खत्म हो गया हमारा। अब आगे हमारा कैल्डेरा। कैल्डेरा में क्या है, कैल्डेरा में देखो है, व्हेन द अपर पार्ट ऑफ अ वोल्केनो इरप्ट ड्यू टू अ फायर्स इरप्शन और वो बिकम अ ह्यूज क्रेटर ड्यू टू सबमर्जन और सब्सिडेंस, इट इज कॉल्ड अ कैल्डेरा। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इरप्शन होता है जब वोल्केनो ऐसा आता है। ठीक है, वोल्केनिसिटी होती है तो उसके बाद जो इसका अपर का पार्ट होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, वो इरोड करता है। ठीक है, और जब ये इरोड करता है तो उसके बाद बहुत बड़ा क्रेटर बनता है। बहुत बड़ा जब क्रेटर बन जाता है सबमर्जन की वजह से, नीचे जो है मिट्टी वो धंसती जाती है, तो बहुत बड़ा क्रेटर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा कहते हैं। ओके, ये कैसा होता है, इट इज़ लाइक अ गेंट कॉल्ड्रॉन। अब ये कॉल्ड्रॉन क्या होता है, ठीक है, तो जो बड़ा सा कड़ा होता है, बहुत बड़ा सा, ऐसे कढ़ाई ऐसे छोटी सी होती है और जो बड़ा होता है उसको हम कड़ा कहते हैं। तो वो
उसी तरह का होता है। ऑल्सो हैव वन और मोर कोन्स ऑन इट्स इनर प्लेन, इसमें एक या एक से ज़्यादा इसके नीचे में, मतलब ये बड़े से कैल्ड्रा में छोटे छोटे कोन, जैसे हमने उसमें पढ़ा था क्रेटर में, वैसे ही इसमें भी होते हैं, ठीक है, इसके प्लेन पे। इट्स वॉल्स आर ऑल्सो वेरी हाई, इसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्रेटर से काफ़ी बड़ा होता है इसलिए इसको हम कैल्डरा कहते हैं। इसलिए इसके वॉल्स भी क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है, बड़ा है तो वॉल्स हाई होंगे ही। इट्स डायमीटर वेरीज फ्रॉम 8 to 10 किलोमीटर, इसके जो हमारे डायमीटर होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8 से 10 किलोमीटर तक, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे अब हम। द ह्यूज कैल्ड्रा ऑफ माउंट किलिमांजारो, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, माउंट किलिमांजारो का कैल्ड्रा, वोल्कानो इन केन्या, ठीक है, केन्या में है ये माउंट किलिमांजारो। उसके बाद है असो कैल्ड्रा ऑफ जापान, कैल्ड्रा ऑफ वेस्ट कैंड्री, ये हमें याद रखें, ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे दिए हुए हैं। उसके बाद है लावा प्लेट्यू, लावा पठार। व्हेन द पेनिडेंट और लिक्विड लावाज फ्लोज, ठीक है, through cracks and spreads over a large area, it causes the lava to accumulate in the entire rough areas around it. Due to this, the whole area become flat. अब होता क्या, देखो कि जो हमारा लिक्विड लावा है जब वो ऊपर आता है क्रैक के थ्रू, जब ये क्रैक होता है, जब लिक्विड लावा ऊपर आता है तो ये लावा क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगा, तो जहाँ पे उसको गड्ढा वड्ढा दिखेगा, ठीक है, रफ सरफेस एरिया दिखेगा, वहाँ पे ये क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, और उसको क्या कर देगा, उसको फ्लैट कर देगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, व्हेन इट इज़ इन द लोअर पार्ट इट इज़ कॉल्ड लावा प्लेन, व्हेन इट इज़ हायर इट इज़ कॉल्ड लावा प्लेट्यू। अब देखो होता है क्या कि अगर ये प्लेन बना दे रहा है, ठीक है, जैसे अगर गड्ढा उसको भर के ये लावा प्लेन बना दे रहा है तो वो उसको हम लावा प्लेन कहेंगे। अगर ये ऊपर उठ जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो लावा प्लेट्यू हो गया। आपको पता होगा प्लेट्यू ऐसे ऊपर उठा होता है, प्लेन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गई सबको। लावा प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर पार्टिकुलरली फर्टाइल एरियाज ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, फर्टाइल होता है। एग्जाम्पल्स में जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू हो गया इंडिया का, आपको याद रखना, ये तो याद ही हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू एक बार में, ठीक है, किस लिए, लावा प्लेट्यू के लिए। द कोलम्बियन प्लेट्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द लावा प्लेन्स ऑफ इटली, जापान एंड आइसलैंड। ये तो प्लेट्यूज के लिए दोनों हो गए, और प्लेन्स के लिए देखो जो है इटली का, जापान का और आइसलैंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वहाँ पे भी हमारे क्या है, लावा प्लेन्स है, ओके। उसके बाद हमारा आता है तीसरा नहीं है, 5वां ये हमारा टोपोग्राफी, ठीक है, जिस तरह की टोपोग्राफी फॉर्म होती है, मेसा, ब्यूट और हॉगबैक, ठीक है। At the time of feathered eruption, a layer of lava is laid on the old rocks. After erosion, there remain cap-shaped lava-covered rocks called मेशा। अब देखो ये मेशा फॉर्म्ड होता है, ठीक है। मेशा कैसे फॉर्म्ड होता है, जब ये होता है इरप्शन होता है, ठीक है, दरार टाइप का इरप्शन जब होता है तो क्या होता है, जो हमारे ओल्ड रॉक्स होते हैं उनके ऊपर हमारा जो लावा होता है वो आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और इरोजन के बाद ये किस तरह का शेप ले लेता है, कैप शेप, टोपी की तरह बन जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेशा कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली रेज्ड लैंड विद अ फ्लैट टॉप ऑन विच अ लेयर ऑफ रेजिस्टेंट रॉक इज़ फाउंड। अब एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे फ्लैट लैंड होते हैं, ठीक है, लैंड जो होते हैं वो फ्लैट टॉप की तरह रेज्ड होते हैं, ठीक है, मतलब इनका जो इस तरह का टॉप नहीं होता, फ्लैट होता है, ठीक है, तो लैंड हमारे फ्लैट टॉप वाले होते हैं। ऑन विच अ लेयर ऑफ रेसिस्टेंट रॉक इज़ फाउंड, जिस पे रेसिस्टेंट रॉक्स के लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। द स्मॉल हिल शेप दैट रिमेन्स ड्यू टू इरोजन ऑफ मेसा इज कॉल्ड ब्यूट। अब क्या होता है कि अगर एक स्मॉल हिल की तरह, एक स्मॉल हिल के शेप में अगर हमारा बच जाता है इरोजन ऑफ मेशा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, अगर एक मेशा बन जाता है, ठीक है, ऐसे फ्लैट बन गया, अब इसके इरोजन के बाद अगर एक माउंटेन टाइप का, ठीक है, एक हिल टाइप का अगर ये बच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। आगे हमारे पास क्या है, द शिपरेक ब्यूट ऑफ न्यू मैक्सिको इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब ब्यूट के लिए देखो शिपरेक एग्जाम्पल है, ठीक है, न्यू मैक्सिको का। उसके बाद हमारा जो हॉगबैक है वो क्या है, अ हॉगबैक इज अ लॉन्ग नैरो रिज विथ शार्प स्लोप्स। इसके स्लोप्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है, और ये क्या है, लॉन्ग नैरो रिज है, ओके, समझ में आ गया सबको। वोल्केनिक आइलैंड अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, वोल्केनिक आइलैंड। When the volcano erupts at the bottom of the ocean, the cone of dome rises as the deposit increases.
अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, जब वोल्केनो इरप्ट्स करता है एट द बॉटम ऑफ ओशन, कहाँ पे, ओशन के बॉटम में, जो हमारा ओशन होता है, जो सी होता है उसके नीचे, ठीक है, बॉटम पे। द कोन ऑफ डोम राइजेज एज द डिपोजिट इंक्रीजेज, ठीक है, क्या होता है, जो कोन है, जो डोम शेप्ड होते हैं वो बनने लगते हैं, ठीक है, द्वीप तरह का बनने लगता है ये, ओके। ओवर टाइम इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ आइलैंड, कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है, ये आइलैंड की तरह बन जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारा ये कोन की तरह और डोम की तरह, जैसे हमारा ये मान लो एग्जांपल बता रहे, ये श्री है हमारा, ठीक है, और ये नीचे वाला परत है। अब यहाँ पे इरप्शन होगा तो ये इस तरह का बनेगा। अगर ये इतना ऊंचा बन गया तो ये प्लेट्यू नहीं बन गया, ऐसे डोम शेप्ड होता है तो ये प्लेट्यू नहीं, आइलैंड नहीं बन गया, ये आइलैंड तो ऐसे ही होता है हमारा, ठीक है। तो ये सिम वही चीज़ बता रहा है। और एग्जाम्पल में हवाईयन आइलैंड और एल्यूरन आइलैंड एग्जाम्पल है हमारा, ओके, याद रखना है किस चीज़ का, वोल्केनिक आइलैंड का। अब है इंट्रूसिव टोपोग्राफी, वो तो हमने पढ़ लिया हमारे पृथ्वी के ऊपर जो हमारी टोपोग्राफी बन रही थी उसके बारे में। अब जो हमारी पृथ्वी के अंदर, जो अर्थ के अंदर टोपोग्राफी बनेगी उसकी बात भी कर लेंगे, ओके। एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शन व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द वेपर एंड गैस डिक्रीजेस, द मैग्मा डज नॉट कम आउट ऑफ द surface and fills in the cracks on the earth's warm and gradually cools down to form the following shapes। अब क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है और वो वेपर और गैसेस क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, मतलब ऊपर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो कहाँ जाएगा, ऊपर तो जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैग्मा ऊपर नहीं जा पाएगा, तो नीचे जो हमारा अर्थ सरफेस होता है, अगर वहाँ पे कुछ गड्ढे वड्ढे मिल रहा है अंदर, अर्थ के अंदर में अगर कुछ खाली मिल रहा है, ठीक है, अर्थ के वॉर्म में, तो जो क्रैक्स होते हैं उनको ये फिल कर देता है, ठीक है, और उसको भी फिल करके डिफरेंट शेप दे देता है। तो उसी शेप को हम पढ़ेंगे। तो पहला है बैथोलिथ। दिस जर्मन वर्ड मीन्स डीपली, इसका मतलब होता है गहराई, ठीक है। द डिपोजिशन ऑफ बैथोलिथ इज फाउंड एट ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा गहराई तक इसका जो डिपोजिशन है उसको पाया जाता है। इट मे ऑल्सो हैव बीन पार्ट ऑफ अ मैग्मा डिपोजिट, ये क्या होता है, मैग्मा डिपॉजिट का भी पार्ट बोल सकते हैं हम कि ये क्या है, मैग्मा डिपॉजिट का पार्ट है, ओके। आगे हमारे पास क्या है, इसका जो शेप होता है वो डोम की तरह होता है, ठीक है, गुम्बज टाइप का होता है। उसके बाद हमारा लैकोलिथ। दिस इज ऑल्सो अ रिज स्लोप शेप विच इज ऑफन फाउंड बिटवीन द लेयर्ड रॉक्स। ये क्या होते हैं, ये रिज स्लोप शेप के होते हैं, ठीक है, जो हमारा रिज होता है उस तरह के ये हमारे होते हैं। और फाउंड कहाँ किए जाते हैं, तो जो लेयर्ड रॉक्स होते हैं, एक दूसरे पे जो परत होती है, ठीक है, चढ़े हुए, उसके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब हम आगे बढ़ेंगे। When magma fills between two layers, the upper layer swells up like a dome due to vapor and gases. The lava thus filled in called lagolith. क्या होता है कि एक ऐसे हो गया रॉक का लेयर, ठीक है, दूसरा ऐसे हो गया, बीच में आ गया है मैग्मा हमारा, ठीक है, और या फिर नीचे से ऐसे गया मैग्मा नीचे से और इधर इधर फैल गया, ठीक है, दोनों लेयर के बीच में। तो ये जब बीच में फैलेगा तो वेपर और गैसेस की वजह से ये जो ऊपर वाला है वो इस तरह का शेप बन जाएगा, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं लोकालिथ, लैकोलिथ। ड्यू टू इट्स अम्ब्रेला शेप इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लावा अम्ब्रेला। क्योंकि ये अम्ब्रेला का शेप ऐसे हो जा रहा है तो इसको हम लावा अम्ब्रेला भी कहते हैं। और एग्जाम्पल है हमारा लैकोलिथ फिगर इज लोकेटेड ऑन माउंट हेनरी इन उटाह प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ये भी यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे लावाज हैं, बहुत सारे हमारे वोल्केनोज हैं जो हमें यूनाइटेड स्टेट में देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। टोपोग्राफी आगे हमारे पास है फैकोलिथ। अब ये क्या है, दिस शेप इज फॉर्म ड्यू टू द फिलिंग ऑफ वोल्केनिक लावा इन द एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स। जो हमारे फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब ये भरा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैकोलिथ, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ कि ये जो सिंक्लाइंस होते हैं और जो एंटीक्लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं। ये देखो फैकोलिथ का हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको फैकोलिथ। इस तरह से जो लावा है वो भरा जाता है फोल्डेड माउंटेन्स में। इस तरह से अगर लावा भरा हुआ है तो वो क्या होता है, किसका एग्जाम्पल हमारा, फैकोलिथ का, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लोपोलिथ। ये क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इरप्शन व्हेन द लावा इज डिपॉजिटेड इन द कॉनकेव
saucer shaped or shallow basin in the surface and cools, then the shape of lopelith is formed. जब इरप्शन होता है, ठीक है, तो लावा क्या हो जाता है, एक जगह डिपॉजिट होता है, ये तो हमने बहुत पहले से हम देख रहे हैं। और जब डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो ये कॉन्केव टाइप का एक बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लोपोलिथ। ओके, उस शेप को। एग्जाम्पल में इन साउथ अफ्रीका सिमिलर शेप इज फाउंड इन द ट्रांसवाल। ट्रांसवाल में ये सिमिलर बिल्कुल शेप पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टोपोग्राफी है जो अंदर में फॉर्म्ड होती है, ठीक है, मैग्मा जो हमारा अर्थ है उसके इंटीरियर में, तो वो क्या है, सिल। इट इज़ डिपॉजिटेड ड्यू टू फिलिंग ऑफ लावा इन द लेयर्ड रॉक्स। ये भी लेयर्ड रॉक्स में जब लावा हमारा फिल हो जाता है, भर जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो ये फॉर्म होता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ऑलवेज फाउंड इन द हॉरिजॉन्टल लेयर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेयर में पाया जाता है। जैसे कि हमारा एक और था, तो वो दूसरा था, ठीक है, वो भी मतलब लेयर्ड रॉक्स में पाया जा रहा था, लेकिन वो क्या था, वो ऐसे लेयर्ड रॉक्स में ऐसे आकर के भरा, तो ये इस तरह का हो गया। लेकिन जो हमारा ये वाला होता है, जो सिल होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल पाया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली होता है लेयर्ड रॉक्स में भी। आगे हमारे पास है थिकनेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। थिकनेस हर जगह सेम नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, ठीक है। इट्स डेप्थ ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ फ्यू फीट टू हंड्रेड्स ऑफ फीट्स। कुछ फीट से लेकर के इसका जो डेप्थ है, जिसकी गहराई है, वो 100 ऑफ फीट तक चली जाती है। एग्जाम्पल्स है ग्रेट हिल इन इंग्लैंड, कारू रीजन इन साउदर्न अफ्रीका। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल्स है। उसके बाद हमारा जो 6th टोपोग्राफी है वो डाइक। Where the shape of the sill is straight and horizontal, the shape of dike is circular and vertical. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा शेप जो सिल है उसका स्ट्रेट होता है और हॉरिजॉन्टल होता है, तो जो डाइक का शेप है वो कैसा हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है और सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह का होता है आगे। थिकनेस इज मोस्टली फ्रॉम 1 to 3 मीटर्स। 1 से 3 मीटर तक की इसकी थिकनेस होती है। और एग्जाम्पल है डाइक्स नियर द अरन कोस्ट इन ग्रेट ब्रिटेन। ये ग्रेट ब्रिटेन में एक है, ठीक है, अरन कोस्ट के पास डाइक शेप। आगे हमारे पास है वोल्केनिक प्लग। वोल्केनिक प्लग क्या है, दिस इज अ मॉडिफाइड शेप ऑफ कोन। ये जो हमारा कोन है उसका एक मॉडिफाइड शेप है। व्हेन वोल्केनोज कूल डाउन, जब जो हमारे वोल्केनोज है वो ठंडे हो जाते हैं, देयर वेंट्स यूजुअली फिल विद सॉलिडिफाइड लावा। जब ठंडे हो जाएंगे तो सॉलिडिफाइड लावा तो हो ही जाएगा। ड्यू टू द इरोजन ऑफ द कोन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट appears आउट इन अ शेप ऑफ प्लग और अ स्टॉपर। अब होता क्या है कि बहुत टाइम तक किसी भी कोन का, जो हमारा लावा जो कोन के फॉर्म में टोपोग्राफी बनाती है, अगर उसका इरोजन हो रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है, तो ये आखिर में आकर के किस तरह का शेप ले लेगा, प्लग का या फिर स्टॉपर का, ठीक है, मतलब दोनों सेम चीज़ हो गई। दिस हैपन्स ओनली बाई एक्सेप्शन। और ये क्या होता है, एक्सेप्शनल है, मतलब कि ये हमेशा नहीं होते रहता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं माइनर फॉर्म्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी के कुछ माइनर फॉर्म्स हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया गीज़र। गीज़र क्या होता है, पानी गर्म करने वाला, आपको याद है, ठीक है, पता होगा सबको। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अकॉर्डिंग टू अदर होल्स गीज़र आर सोर्स ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर का क्या है, ये सोर्स है, फ्रॉम विच हॉट वाटर्स एंड वेपर आर ऑफन इमर्ज रैपिडली एट प्रेशर, हाई प्रेशर एट शॉर्ट इंटरवल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या है, हॉट वाटर का हमारा सोर्स है, जिससे जो हमारा हॉट वाटर है, जो वेपर है, वो एकदम इमर्ज करता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से निकलता है, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ नीचे से निकलता है और ये इस तरह का फाउंटेन मेड करता है, ठीक है, फाउंटेन बनाता है। ओके, देखो हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 गीजर्स एरियाज़ पाए जाते हैं और 3 गीजर्स एरियाज़ का हमारा नाम लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ये होता क्या है, किस तरह से प्रोसेस चलता है। जैसे कि हमारा वाटर है, ठीक है, ये वाटर यहाँ से नहीं, मान लो यहाँ से कहीं से भी अंदर आया, ठीक है। अब ये अंदर आया, तो अंदर आएगा जब, तो नीचे हमारा मैग्मा है और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये उस टच में आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी के टच में आएगा, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर के टच में आएगा, तो क्या होगा, ये पानी भी गर्म होगा और ये गर्म होकर के गैस बन करके, वेपर बन करके एकदम प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जाएगा और इस तरह से फाउंटेन बनाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा है, इस तरह से फाउंटेन बनाएगा, एकदम प्रेशर के साथ ऐसे निकलता है, ठीक है। और फिर कुछ देर के बाद जब क्या होता है, कुछ देर के बाद ये वापस ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, इसी तरह से ये चलते रहता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। देखो जो हमारा 3 एरियाज़ था उसमें पहला है येलोस्टोन नेशनल पार्क एरिया इन यूनाइटेड स्टेट में ये एरिया है येलो नेशनल पार्क। दूसरा है आइलैंड और तीसरा है न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड जो है वहाँ पे। ये 3 एरियाज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में गीज़र के लिए।
अब देखो जो ओल्ड फैथफुल गीजर रिजर्वायर है कहाँ, येलोस्टोन नेशनल पार्क में, ठीक है, वहाँ पे जो फाउंटेन है वो 60 मीटर्स हाई तक निकलते हैं, ठीक है, जो फवारा होता है वो 60 मीटर्स हाई तक निकलते हैं हमारी ज़मीन से, और हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए निकलते हैं, ठीक है, मतलब हर एक प्रत्येक घंटे में 5-5 मिनट के लिए फवारे निकलते रहते हैं, याद कर लेना है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है फ्यूमारोल्स। अब ये क्या है, When the ash and lava stop coming out of the volcano, sometimes vapor and other gases keep coming out. अब होता क्या है कि एसिड्स एंड लावाज अगर नहीं निकल रहे हमारे, ठीक है, वोल्केनो से, तो क्या होता है, वेपर्स और बहुत सारे टाइप्स के गैसेस, स्मोक्स निकलने लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूमारोल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्मोक्स के लिए है, और इन्हीं स्मोक्स की वजह से बहुत ज़्यादा हमें परेशानियां भी होती हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक्स इन अलास्का इज़ द लार्जेस्ट स्मोक एरिया इन द वर्ल्ड। अब जो वोल्केनो वाला जो स्मोक एरिया है वो कहाँ पे है, सबसे लार्जेस्ट अलास्का में, ठीक है, वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक्स। ओके, आगे हमारे पास है हॉट स्प्रिंग। इसमें क्या होता है, समटाइम्स अंडरग्राउंड वाटर इन विच मेनी मिनरल्स आर मिक्सड एंड द टेम्परेचर इज फाउंड फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, appears as a water source और glasses on the surface। होता क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हमारे मिक्सड होते हैं, और टेम्परेचर कितना बताया जा रहा है, 20 डिग्री टू 100 डिग्री, वो कभी कभी क्या होता है, वाटर सोर्स, एज अ वाटर सोर्स ऊपर हमारा निकलता है सरफेस पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हॉट स्प्रिंग कह रहे हैं, ठीक है। देर आर मेनी सच हॉट वाटर सोर्सेज इन येलोस्टोन पार्क। जो येलोस्टोन पार्क जहाँ पे हमने एक फवारे के बारे में पढ़ा, एक फाउंटेन के बारे में जो 60 मीटर हाई तक निकलता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे हॉट वाटर सोर्सेज भी हैं। ओके, मड फ्लो के बारे में अब हम पढ़ेंगे। When geologic gases penetrate the upper layer of the crust due to high pressure and intense heat and come up, sometimes boiling mud is proud with it। अब होता क्या है कि देखो, अंदर से जो हमारी अर्थ है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में जो अंदर से गैसेस आती हैं वो क्या करती है, जो हमारा अपर लेयर है उसको ऐसे भेदते हुए ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रस्ट है हमारा, ऐसे ऊपर की तरफ आएंगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब आती है तो अपने साथ ना कभी कभी क्या करती है, वो मिट्टी विट्टी का जो होता है पूरा का पूरा वो ले करके आती है, ठीक है। तो मिट्टी विट्टी का पूरा मिक्सअप, बॉइलिंग मड, क्योंकि नीचे जो मिट्टी होगा वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ होगा, तो वो क्या कर रहा है, वो बॉयल हो रहा होगा। तो ऐसे ही बॉइलिंग मड जब ऊपर आते हैं, ठीक है, अपने साथ ये क्या करती हैं, जो वोल्केनोज हैं, जो गैसेस हैं, अपने साथ बॉइलिंग मड लेकर के आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये मड फ्लो कहते हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ सच बॉइलिंग मड इज कॉल्ड मड वोल्केनो, और मड वोल्केनो भी कहते हैं हम, ठीक है। जिस तरह से बॉइलिंग मड हमारा ऊपर की तरफ आता है, उसका फ्लो होता है, उसे मड वोल्केनो भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स है पैटर्नो इन सिसली, काफला इन आइसलैंड, मिम्बू इन म्यांमार। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हमारे मड फ्लो देखने के लिए मिलते हैं, बॉइलिंग मड, ओके, या फिर बोल सकते हैं मड वोल्केनो। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। वर्ल्ड में किस तरह से हमारे जो वोल्केनोज है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो देखो पहले ही मैं बता दे रही हूँ कि इसमें जो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि जिस तरह से हमने अर्थक्वेक्स में पढ़ा था ना वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो सेम बेल्ट्स हमारे उसमें थे वही सेम बेल्ट्स हमारे इसमें भी है। तो अगर उसमें आपने याद कर लिया कि कौन कौन से बेल्ट्स हैं तो इसमें भी आपको याद हो जाएगा। अब चलो पढ़ते हैं। अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनोज हमारे वर्ल्ड में पाए गए हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। आगे हमारे पास जो 4 मेन बेल्ट्स है। अब ये जो 500 एक्टिव वोल्केनोज है ना, वो या तो जो ओशन कोस्ट है वहाँ पे भी, जो हमारा ओशन के नीचे जो तल पे होता है वोल्केनोज वहाँ पे भी, या फिर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे भी, ठीक है, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो 4 बेल्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, सर्कम पैसिफिक बेल्ट और फायरिंग पढ़ा था हमने अर्थक्वेक वाले में, सेम वही चीज़ है, ठीक है, बस आपको एक बार ऐसे ही पढ़ा दे रही हूँ। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज आर फाउंड इन द आइलैंड एंड कोस्टल एरियाज अराउंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के आसपास जो भी हमारे आइलैंड से जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनोज पाए जाते हैं। इस बेल्ट में इंडोनेशिया क्या है, मेन सेंटर है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनो पाए जाते हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। द आइलैंड ऑफ जावा अलोन हैज़ 43 वोल्केनोज। जो जावा का आइलैंड है वहाँ पे 43 वोल्केनोज उसके पास अकेले ही हैं। उसके बाद 200 एक्टिव वोल्केनोज कहाँ पे हैं, जापान में, ठीक है। मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनोज लाइज इन दिस बेल्ट। पूरे वर्ल्ड का 2/3 वोल्केनो क्या है, इसी बेल्ट में पाया जाता है, और 2/3 जो अर्थक्वेक्स आता है वो भी इसी बेल्ट में आता है, ठीक है। ये आपको याद करना है क्योंकि दोनों का सेम चीज़ है, तो ये चीज़ याद करना ज़रूरी है। एक्सटेंड फ्रॉम कामचटा पेनिनसुला टू एशिया टू द आर्कटिक चेन ऑफ आइलैंड ऑफ द ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे कंट्रीज़ हैं एकदम डायरेक्टली जो कंट्रीज़ हैं
जहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन होता है इस बेल्ट में, वो है इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, अलास्का। ठीक है, ये सारे हमारे कंट्रीज़ हो गए, आपको याद कर लेना है। ओके, और भी जो कंट्रीज़ होंगे और भी कुछ कुछ होंगे, ऐसा नहीं है कि सारा इसमें आ गया, बहुत सारे कंट्रीज छूट भी गए हैं। उसके बाद इसको हम फायर ऑफ पैसिफिक ओशन भी कहते हैं या फिर रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं इस बेल्ट को। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। पहला तो हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा सबको, कौन किधर किधर फैला हुआ है, उसको क्या कहते हैं, कितने वोल्केनोज कहाँ पे पाया जाता है, वो सारे चीज़ में क्लियर हो गया। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हम पढ़ेंगे दिस बेल्ट इज स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये फैला हुआ है विद द हेल्प ऑफ न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स। किसकी हेल्प से? तो जो नए नए बने हुए फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनकी हेल्प से, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका में फोल्डेड माउंटेन्स बने हैं उनकी हेल्प से ये वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। समझ में आ गया सबको? अब देखो जो कंट्रीज है उसका नाम दिया हुआ है स्पेन, इटली, दो बार इटली हो गया। ठीक है, स्पेन, इटली, सिसली, टर्की, काउकेसिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा एंड मलेशिया टू इंडोनेशिया। ठीक है, ये पहला हो गया, मतलब पहला ब्रांच, 2 ब्रांच में है तो ये पहला ब्रांच में इतने सारे आ गए। जो दूसरा ब्रांच है वो किधर जाता है? जॉर्डन ऑफ अरबियन पेनिनसुला एंड द फॉल्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ठीक है, जो अरबियन पेनिनसुला है, जॉर्डन जो है अरबियन पेनिनसुला का, वहाँ से फॉल्ट वैली ऑफ अफ्रीका तक। ओके, आगे जो हमारा थर्ड है वो है अटलांटिक बेल्ट। अटलांटिक बेल्ट में क्या है? दिस चेन इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में ये चेन, ये बेल्ट लोकेटेड है। द अजोर्स, कैप वर्दे एंड द कैनरी आइलैंड। और उसके अलावा कहाँ? द अजोर्स, कैप वर्दे एंड कैनरी आइलैंड पे। ओके, ये बेल्ट है। अदर स्कैटर्ड वोल्केनोज, जो 4 में जो लास्ट वाला है, ठीक है, 3 तो हमारा कंफर्म हो गया कि कौन कौन सा है। उसके बाद जो 4 है, जो चौथा है, वो उसमें क्या है कि अदर जो हमारे बिखरे हुए वोल्केनोज हैं वो आते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट्स में भी पाए जा सकते हैं, आइलैंड्स पे भी और ओशन पे भी, कहीं भी हो सकते हैं। ओके, वोल्केनोज आर ऑल्सो फाउंड इन मडगास्कर, मॉरिशियस एंड रियूनियन आइलैंड्स। यहाँ पे भी हमारे वोल्केनोज पाए जाते हैं, क्योंकि स्कैटर्ड की बात हो रही है तो ये कहीं पर भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनोज ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़। वोल्केनो के बारे में हमने पढ़ लिया, किस तरह का ये टोपोग्राफी फॉर्म करता है वो हमने पढ़ लिया है, कि कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर के आता है वो भी पढ़ लिया। अब जो लास्ट में जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारी ह्यूमन एक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कुछ बेनिफिशियल भी हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या है, हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो स्मोक से, धुएं से भर जाता है। एशेज, स्टीम्स, पॉइजनस गैसेस सारे हमारे एटमॉस्फेयर में भरे पड़े होते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी बीमारियाँ भी आ जाती हैं। एयरलाइंस जो होते हैं उसमें बाधा आती है, जो हमारे एरोप्लेन्स ये सब होते हैं उनको भी रोका जाता है, क्योंकि उतने एकदम ऊपर तक जाता है धुआं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, फ्लड्स कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डैम्स जहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसके पास में कहीं पे डैम है, तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से डैम टूट जाते हैं, और डैम टूटने की वजह से क्या होता है, बाढ़ भी आ जाता है। ठीक है, या फिर लेक से है आसपास में, बड़ा लेक है तो उससे भी क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है हमारे? तो बेनिफिशियल इफेक्ट सेम एकदम अर्थक्वेक की तरह है, कि क्या होता है, जब नीचे से लावा ऊपर की तरफ आता है तो न्यू लावा क्या करता है, फर्टाइल सॉइल मेड करता है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल बना देता है, वैसे ही अर्थक्वेक में भी हो रहा था। ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स। जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है वो पाए जाते हैं माउंटेन्स में, इसकी वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक है, एरियाज अफेक्टेड बाय वोल्केनोज इन विच सल्फर एंड अदर यूजफुल मिनरल्स आर फाउंड। अब जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होता है। ठीक है, तो उन माउंटेन्स पे वोल्केनिक इरप्शन के साथ, इरप्शन की वजह से हॉट स्प्रिंग वाटर आते हैं ऊपर में, उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो हमारे डिजीज़ेज़ को, बहुत सारे डिजीज़ेज ऐसे होते हैं जिनको ये क्योर करते हैं, जिनका ये इलाज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में स्किन डिजीजेज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह। ठीक है, ये सारे। उसके अलावा हमारे पास है many other types of metallic and non-metallic minerals are also found in Udgar, geysers, fountains, craters, etc. found in the areas affected by volcanic action. Okay? तो बहुत सारे मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि वो जो हमारे मिनरल्स हैं मेटालिक और
नॉन मेटालिक वो कौन कौन सी चीज़ों में पाए जा सकते हैं, तो गीजर्स, फाउंटेन्स, क्रेटर्स, इन सब में पाए जाते हैं। और ये सब कहाँ पे बनते हैं, तो जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिसिटी का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हो। ओके।